नमस्ते। आज हम बात करेंगे एक ऐसी दिमागी हालत के बारे में जिसे लेकर अक्सर बहुत गलतफहमियां होती हैं। बाइपोलर डिसऑर्डर, जिसे द्विध्रुवीय विकार भी कहते हैं। हाँ, ये एक मुश्किल हालत हो सकती है, लेकिन सही जानकारी और मैनेजमेंट के साथ एक संतुलित जिंदगी जीना बिल्कुल मुमकिन है। तो चलिए इसे और करीब से समझते हैं। अक्सर सुनने में आता है मूड स्विंग्स। तो क्या बाइपोलर डिसऑर्डर बस यही है? बहुत से लोग ऐसा ही सोचते हैं, लेकिन असल में मामला इससे कहीं ज्यादा गहरा और बड़ा है। तो चलिए इस आम सोच से थोड़ा आगे बढ़कर देखते हैं कि सच्चाई क्या है। अगर हम विज्ञान की नज़र से देखें तो बाइपोलर डिसऑर्डर सिर्फ मूड की बात नहीं है। ये एक कह सकते हैं कई लक्षणों का एक गुच्छा है। ये सिर्फ हमारे मूड पर ही नहीं बल्कि हमारी एनर्जी, हमारी नींद, यहाँ तक कि किसी चीज़ से खुशी महसूस करने की हमारी क्षमता, इन सब पर असर डालता है। मतलब ऐसा समझिए कि शरीर का पूरा इंटरनल रेगुलेशन सिस्टम ही अपनी पटरी से उतर गया है। तो आज की हमारी बातचीत में हम 6 हिस्सों पे गौर करेंगे। पहले तो ये समझेंगे कि ये असल में संतुलन बिगड़ने की समस्या है क्या। फिर इसके जो 2 अलग-अलग सिरे हैं, उनके लक्षण क्या हैं। जानेंगे कि मॉडर्न मेडिसिन इसका आधार कैसे बनती है। फिर देखेंगे कि साइकोलॉजी इसमें क्या स्किल सिखाती है। और हाँ, आयुर्वेद और योग की भूमिका पर भी बात करेंगे। और आखिर में इन सब को मिलाकर एक मजबूत और सबूतों पर आधारित रास्ता कैसे बनाया जा सकता है, इस पर चर्चा करेंगे। चलिए, तो पहले पॉइंट से ही शुरू करते हैं। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि बाइपोलर डिसऑर्डर असल में एक रेगुलेशन का डिसऑर्डर है, यानी शरीर के अंदर के सिस्टम्स को काबू में रखने में एक लगातार चुनौती बनी रहती है। ये एक ऐसी हालत है जो बार बार लौटकर आ सकती है और अक्सर जिंदगी भर साथ रहती है। इसीलिए ना, इसका कोई एक वन साइज फिट्स ऑल इलाज नहीं है। इलाज हर फेस के हिसाब से बदलता है। मतलब जब बहुत ज्यादा एनर्जी वाला फेज, जिसे मेनिया कहते हैं, वो हो तो इलाज अलग। जब लो एनर्जी वाला डिप्रेशन का फेज हो तो अलग। और जब इंसान स्टेबल हो तो अलग। हर फेज की अपनी चुनौती है और अपना इलाज का तरीका, जिसमें दवा, थेरेपी और लाइफस्टाइल सब कुछ शामिल होता है। तो चलिए अब उन 2 पोल्स यानी ध्रुवों की बात करते हैं जिनसे इस बीमारी का नाम पड़ा है। इन दोनों के लक्षण एक दूसरे से एकदम उलट हैं और इन्हें समझना सही इलाज के लिए, आप समझ लीजिए, पहली सीढ़ी है। तो देखिए, ये 2 सिरे एक दूसरे से कितने अलग हैं। एक तरफ है मेनिया या हाइपोमेनिया, जिसमें एनर्जी का लेवल आसमान छूने लगता है। नींद की ज़रूरत ही महसूस नहीं होती। इंसान बहुत ज़्यादा बात करने लगता है और ऐसे ऐसे रिस्क लेता है जिनके बारे में सोचना भी मुश्किल है। और दूसरी तरफ है बाइपोलर डिप्रेशन, गहरी उदासी, हद से ज़्यादा थकान और हर चीज़ से दिलचस्पी का ख़त्म हो जाना। मतलब ये 2 बिल्कुल अलग अलग दुनियाएं हैं और इंसान इन्हीं के बीच झुलता रहता है। तो सवाल उठता है कि मदद कब लेनी चाहिए। देखिए, अगर मूड से जुड़े लक्षण 1-2 हफ्ते से ज्यादा टिके रहे और रोजमर्रा के काम पर असर डालने लगें, या फिर नींद एकदम कम हो जाए लेकिन एनर्जी बढ़ती ही जाए, या फिर मूड बदलने के ये साइकिल बार बार हो रहे हों, तो डॉक्टर से मिलना जरूरी है। और हाँ, कुछ हालात तो ऐसे हैं जिनमें फौरन मदद चाहिए। जैसे कि अगर इंसान की हकीकत से पकड़ छूटने लगे, जिसे साइकोसिस कहते हैं, या फिर खुदकुशी के ख्याल आएं, या कोई बहुत ही खतरनाक काम करने लगे। यहाँ एक बहुत बहुत ज़रूरी बात है जिस पर ध्यान देना ही होगा। कई बार बाइपोलर डिप्रेशन को गलती से नॉर्मल डिप्रेशन समझ लिया जाता है। अब इससे होता क्या है कि अगर सिर्फ डिप्रेशन की दवाएं दे दी गईं बिना मूड को स्टेबल करने वाली दवाओं के, तो ये दवाएं इंसान को मेनिया की तरफ धकेल सकती हैं। इससे हालत सुधरने के बजाय और बिगड़ जाती है। तो आप समझ सकते हैं कि सही डायग्नोसिस कितना ज़रूरी है। ये जिंदगी बचा सकता है। तो चलिए अब आते हैं मैनेजमेंट की सबसे मजबूत बुनियाद पर, मॉडर्न मेडिसिन। सबूतों पर आधारित दवाएं ही बाइपोलर डिसऑर्डर को मैनेज करने का पहला और सबसे अहम कदम है। यही वो चीज़ है जो स्थिरता लाने में मदद करती है। दवाओं से इलाज का तरीका 3 साफ सुथरे स्टेप्स में होता है। पहला काम, अगर मेनिया का एपिसोड चल रहा है तो उसे शांत करना, उसे कंट्रोल में लाना। दूसरा, अगर बाइपोलर डिप्रेशन का एपिसोड है तो उसका सेफ तरीके से इलाज करना। और तीसरा, जो कि सबसे लंबा चलने वाला फेज है, वो है स्टेबिलिटी बनाए रखना, ताकि बीमारी बार बार वापस ना आए। हर फेज का मकसद अलग है और दवाएं भी अलग। जब मेनिया का फेज अपने चरम पर हो तो सबसे पहले लिथियम या डाइवलप्रोएक्स जैसी मूड स्टेबलाइजर दवाएं दी जाती हैं। ये आप कह सकते हैं दिमाग की जो बेतहाशा रफ्तार है उसे धीमा करती हैं। इनके साथ या इनकी जगह पर एटिपिकल एंटीसाइकोटिक दवाएं भी दी जा सकती हैं। और अगर मामला बहुत गंभीर हो तो डॉक्टर इन दोनों तरह की दवाओं को मिलाकर देते हैं ताकि जल्दी से जल्दी हालात काबू में आ सकें।
अब बात करते हैं बाइपोलर डिप्रेशन के इलाज की, और ये नॉर्मल डिप्रेशन के इलाज से काफ़ी अलग है। यहाँ मकसद सिर्फ डिप्रेशन को कम करना नहीं है, बल्कि इस तरह से कम करना है कि इंसान मेनिया में न चला जाए। इसके लिए कुचियापाइन, लुरासिडॉन, लिथियम या लैमोट्रिजिन जैसी खास दवाएं हैं जो बाइपोलर डिप्रेशन पर असरदार साबित हुई हैं। और एक बार जब हालत स्टेबल हो जाती है तो फिर शुरू होता है मेंटेनेंस का दौर। इसका सीधा सा मकसद है, जो दवाएं काम कर रही हैं उन्हें जारी रखो ताकि बीमारी वापस ना आए। इसमें एक बहुत बड़ी सावधानी ये बरती जाती है कि लंबे समय तक एंटी डिप्रेशन दवाओं से बचा जाए। क्यों? क्योंकि कुछ लोगों में ये मूड को और ज़्यादा अस्थिर कर सकती हैं और मेनिया डिप्रेशन के साइकिल को तेज कर सकती हैं। तो देखिए, दवाएं तो हो गई नींव, लेकिन सिर्फ नींव से तो इमारत खड़ी नहीं होती। उसे मजबूत बनाने के लिए स्किल्स चाहिए। बस यहीं पर साइकोलॉजिकल रोल आता है। दवाएं आपको स्टेबल करती हैं और साइकोलॉजिकल थेरेपी आपको सिखाती है कि उस स्टेबिलिटी को बनाए कैसे रखना है और जिंदगी की मुश्किलों से निपटना कैसे है। इस बात का एक जबरदस्त सबूत मिलता है साल 2003 की एक बहुत ही अहम स्टडी से, जो कोलोम और उनके साथियों ने की थी। उन्होंने पाया कि जब मरीजों को ग्रुप में उनकी हालत के बारे में समझाया गया, उन्हें एजुकेट किया गया, तो पता है क्या हुआ? बीमारी के वापस आने की दर और अस्पताल में भर्ती होने की नौबत दोनों ही काफी कम हो गई। ये दिखाता है कि जानकारी में कितनी ताकत है। और सुनिए, ये असर कोई कुछ हफ्तों या महीनों का नहीं था। ये फायदे लंबे समय तक टिके रहे। 5 साल बाद जब दोबारा जांचा गया, तब भी यही पाया गया कि साइको एजुकेशन ने बीमारी को वापस आने से रोकने में बहुत मदद की। ये इस बात का पक्का सबूत है कि अपनी हालत को समझना और उसे मैनेज करने के तरीके सीखना कितना जरूरी है। साइको एजुकेशन के अलावा और भी कई असरदार थेरेपीज हैं, जैसे फैमिली फोकस थेरेपी, जिसमें परिवार को भी शामिल किया जाता है ताकि घर का माहौल सपोर्टिव बने। फिर है सीबीटी बेस्ड रिलैप्स प्रिवेंशन, जो हमें उन सोच और बर्ताव को पहचानने में मदद करती है जिनसे बीमारी दोबारा भड़क सकती है। और एक बहुत दिलचस्प थेरेपी है इंटरपर्सनल एंड सोशल रिदम थेरेपी। इसका पूरा फोकस रोज के दिनचर्या, खासकर सोने जागने के पैटर्न को सेट करने पर होता है, क्योंकि एक स्टेबल रूटीन एक स्टेबल मूड की बुनियाद है। चलिए, अब कुछ ऐसे तरीकों पर नजर डालते हैं जो इलाज में मदद कर सकते हैं, जैसे कि आयुर्वेद और योग। लेकिन यहाँ एक बात गांठ बांध लेना बहुत जरूरी है, ये मुख्य इलाज में सहायक हैं, उसका विकल्प नहीं। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि इन तरीकों से क्या फायदे हो सकते हैं और उनके पीछे अभी सबूत कितने हैं। आयुर्वेद और योग के मामले में ज्यादातर सबूत या तो लोगों के अपने अनुभवों पर आधारित हैं या फिर बहुत छोटी छोटी स्टडीज पर। बड़े और कंट्रोल्ड साइंटिफिक ट्रायल अभी भी कम है। तो उम्मीद रखना अच्छी बात है, पर हमें हकीकत को भी ध्यान में रखना होगा और इन तरीकों को बहुत सावधानी से अपनाना होगा। तो एक इंटीग्रेटेड अप्रोच, यानी सबको मिलाकर चलने वाले तरीके का सबसे जरूरी उसूल क्या है? उसूल ये है कि इलाज की बुनियाद हमेशा मजबूत साइंटिफिक सबूतों पर ही टिकी होनी चाहिए। जो सहायक तरीके हैं उन्हें तभी अपनाना चाहिए जब वो पूरी तरह सेफ हों और आपकी मेन मेडिकल टीम की पूरी जानकारी और सहमति से हों। ऐसा इसलिए ताकि कोई टकराव ना हो या कोई अनचाहा नतीजा ना निकले। मतलब सेफ्टी और कोऑर्डिनेशन सबसे पहले। तो अब हम अपनी चर्चा के आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं। चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है उसे समेटते हैं और देखते हैं कि मैनेजमेंट का एक पूरा सबूतों पर आधारित रास्ता आखिर दिखता कैसा है। तो एक लंबे और टिकाऊ इलाज के लिए ये 5 कदम बहुत अहम है। सबसे पहला, एक बिल्कुल सटीक डायग्नोसिस, जिससे सही इलाज की राह खुलती है। दूसरा, बीमारी के फेस के हिसाब से सही दवाएं। तीसरा, साइकोलॉजिकल थेरेपी से वो स्किल सीखना जिनसे इंसान खुद अपनी हालत को बेहतर तरीके से संभाल सके। चौथा, अपनी लाइफस्टाइल और रूटीन, खासकर नींद को पटरी पर लाना। और पांचवां, जितने भी इलाज चल रहे हैं उनमें तालमेल बिठाना, यानी कोऑर्डिनेटेड केयर। यही है आज का सबसे मॉडर्न और सबसे असरदार तरीका। तो आखिर में बस यही सवाल रह जाता है, एक बेहतर कल के लिए हम विज्ञान और अपनी खुद की जागरूकता को एक साथ कैसे ला सकते हैं? देखिए, बाइपोलर डिसऑर्डर को मैनेज करना सिर्फ दवाएं लेने या थेरेपी जाने तक सीमित नहीं है। ये एक सफर है, अपने शरीर के इशारों को समझने का, विज्ञान पर भरोसा करने का और एक संतुलित जिंदगी जीने का हुनर सीखने का।